Okay, so good morning all of you, and let's start the class. I think due to I have not posted the link in WhatsApp, that's why strength is on. So I am posting again to join through the WhatsApp. चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने आज जो पढ़ना है वो है आपका मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपके जो मार्केट में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी की सारी सब इस टॉपिक में कवर होती हैं। मार्केटिंग मिक्स मतलब है आपके वो सारे फीचर्स जो आप कस्टमर्स को देते हैं। जब मार्केटिंग मैनेजर होता है वो जब सोचता है तो उसमें से वो चार चीज़ों के बारे में सोचता है। आप कौन से? पहला प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ठीक, ये हमारे मार्केटिंग मिक्स के चार एलिमेंट हैं। कोई भी मार्केटिंग मैनेजर जो है ये चार एलिमेंट के बारे में पहले सोचता है जब कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं 4 पीस। ये हमारे पास 4 पीस का कॉन्सेप्ट है। हम इसको थोड़ा सा देखते हैं अलग तरीके से। ठीक, तो ये रहा आपका मार्केटिंग मिक्स, या जिसको हम बोलते हैं 4 पीस। सो द मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स दैट मेकअप एन ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग प्रोग्राम। मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग के वो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी मार्केटिंग मैनेजर के लिए मार्केटिंग के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मार्केटिंग के प्लान को डिसाइड करता है। 4 पीस। 4 पीस का मतलब होता है यहाँ पहला पी प्रोडक्ट, सेकंड पी प्रमोशन, थर्ड पी प्राइस, फोर्थ पी प्लेस। दीज आर मैनेजमेंट डिसीजन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। ये ऑर्गेनाइजेशंस ये मैनेजमेंट के ऐसे फैक्टर्स ये डिसीजंस हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो हमने ऑर्डर लिखा है 1 2 3 4, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये इसी सीक्वेंस में हो। ये ऊपर नीचे कोई भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस लिखा है, तो आप इसको प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस इस तरह से भी कर सकते हैं, या प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो। बस आपको ये 4 पीस कौन कौन से हैं याद रखने हैं कि व्हाट आर द 4 पीस। ठीक, तो ये कोई भी मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग का प्लान बनाने से पहले इन 4 पीस के बारे में कंसीडर करता है। इन 4 पीस के बारे में कंसीडर करता है, और ये चारों फैक्टर कौन से हैं? कंट्रोलेबल हैं। मतलब ये इंटरनल फैक्टर होते हैं। ये आपके जो 4 पीस हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर हैं जिनको मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। ठीक, अब बात करते हैं एक एक पीस के बारे में, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला आपका आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में सबसे पहले तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। आप कोई भी जब प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। ये हम लोगों ने शुरू में मार्केटिंग में पढ़ रखा है। जैसे अगर आपको किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वहाँ के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब तक आपको उसकी नीड नहीं पता होगी तो आप कैसे प्रोडक्ट को वहाँ पर अपना सेल करेंगे। हमने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े, जो इसका पहला लेक्चर था, हमने उसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़े थे। तो जो हमने सबसे सेकंड लास्ट पढ़ा था वो था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फिर सबसे लास्ट हमने पढ़ा था जो था हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? तो जिसमें हमने क्या बताया था कि कस्टमर और जो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटर्स है उसके बीच में हमें एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक, तो वो रिलेशन कैसे होगा? जब तक कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं देंगे, उसकी ज़रूरत को नहीं समझेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है
जो आपका प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, प्रोडक्ट में आपकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फीचर्स होने चाहिए। फीचर्स का मतलब कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कोई फेयरनेस क्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक मैन्युफैक्चरर है, वो फेयरनेस क्रीम को सेल करना चाहता है, तो फेयरनेस क्रीम किस पर्पज की है? सनस्क्रीन है, या फेयर कलर के लिए है, या किसी और पर्पज के लिए? तो आपको ये देखना है कि वो जो हमने उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, क्या कस्टमर की उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अब मान लीजिए अगर आप पिज़्ज़ा कर रहे हैं, तो पिज़्ज़ा में किस तरह से आप पिज़्ज़ा में कौन-कौन से इंग्रीडिएंट हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। अगर आप कोई शूज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो शूज़ में किस तरह से जो कम्फर्ट है, कस्टमर के फिट के लिए कौन-सा शूज़ किस तरह से कम्फर्ट है, उसका डिज़ाइन क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसमें जो मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है वो क्या है, कैसे उसके पैर में कितना कंफर्टेबल हो सकता है। इसके लिए आप मार्केट रिसर्च करते हैं, देन आप उसको डिज़ाइन करते हैं। तो फीचर का मतलब प्रोडक्ट के वो सारे फीचर हैं जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। फीचर्स वो होते हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम वो है आप अपने रेपुटेशन को बना करके रखते हैं। जैसे एक कोई ऐसा प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, दो तरह के सोप हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ रहे हैं, दो तरह के सोप हैं। एक ऐसा सोप है जिसका कोई ब्रांड नहीं है, जिसका कोई ब्रांड नहीं है, और एक ऐसा है जो रेनोन्ड है। रेनोन्ड का मतलब है सब लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसका मोस्टली मार्केट शेयर उसका ज़्यादा है। जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा होता है तो उसका ब्रांड नेम ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। उसका मार्केट में उसका शेयर ज़्यादा है, मतलब उसने ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रखा है, कस्टमर उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करते हैं। ठीक, तो ब्रांड नेम, आपके प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड आपका तब बनता है जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी, या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ब्रांड नेम जो बनता है, आपकी इमेज जो बनती है, ब्रांड नेम का मतलब होता है आपकी इमेज, और आपकी इमेज बनने में टाइम लगता है। ठीक, जैसे बिस्किट का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हम पार्ले जी के नाम ले लें तो पार्ले जी एक बहुत ही रेनोन्ड ब्रांड है। जैसे ठीक, अब उसके कई वैरायटी आ गई हैं पार्ले जी में। पार्ले जी के और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम उसको जानते हैं किससे? पार्ले जी से। उसके हो सकता है कि और भी कई प्रोडक्ट चलते हैं, हम उसको उसी नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये क्या है? आपकी इमेज, आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके प्रोडक्ट की इमेज क्या है? उसका ब्रांड नेम है, तो उसकी रेपुटेशन, ये आपके प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा है आपका पैकेजिंग। पैकेजिंग हमने पढ़ा है, पैकेजिंग क्यों की जाती है? पैकेजिंग आपकी की जाती है आपके प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, साथ ही उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, साथ ही अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आपने उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए, और साथ ही आप उसके इस्तेमाल से रिलेटेड उसमें इंस्ट्रक्शंस भी उसको दे देते हैं। अपनी कंपनी के बारे में भी आप उसमें डिटेल्स दे सकते हैं, उसके कलर्स की, उसके इमेजेस की, उसके पिक्चर्स की। ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई और टू गिव द इंफॉर्मेशन टू कस्टमर। इंफॉर्मेशन उस पैकेजिंग में होती है, क्यों होगा? ठीक है ना? देखोगे, जैसे पहले जो सोप आते थे वो सिंपल साइज के, अब अलग अलग डिजाइन के सोप आने लगे। अब जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स कई तरह के होते हैं, मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, ओल्ड एज के, हर तरह के कस्टमर होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो अगर चिल्ड्रन के प्रोडक्ट होते हैं तो उनका जो साइज या डिज़ाइन होती है वो इस तरह की होती है जैसे टॉयस होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू टॉयस, ताकि जब चिल्ड्रन बच्चे जो है उसको देखें तो उसी तरफ अट्रैक्ट हों। तो आपने देखा होगा कि वो मोस्टली कुछ इस तरह से डिज़ाइन रखते हैं कि उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। साथ ही पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को सेफ रखती है, जैसे अकॉर्डिंग टू वेदर, वेदर से, या फिर आपको कहीं भी कैरी करके ले जाना है उसके लिए, तो जो आप एक दूसरी जगह से उसको स्टोरेज करने में,
तब भी आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अब यही अगर आपका उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी तो ये आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज से बचाने के लिए, उस लॉस से बचाने के लिए और उसको इजीली स्टोर करने के लिए हम पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक। सर्विस एंड वारंटी, ये आपका है आपका आफ्टर सेल सर्विस। हमने कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग पढ़ा, हमने शुरुआत में कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ा। क्या जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग होती है उसमें आपके 5 स्टेप्स होते हैं। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के 5 स्टेप्स, और वो सारे आपके कहाँ से, इसी जो प्रोडक्ट होता है ना, यहीं से जनरेट होते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। दूसरा प्रॉब्लम रिकॉग्निशन का मतलब होता है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर और द प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड और वांट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाना चाहिए। ठीक। दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन सर्च। इंफॉर्मेशन सर्च का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कैसे बताते हैं, कस्टमर कैसे आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेगा, अपने फ्रेंड से, एडवर्टीजमेंट से, डायरेक्ट सेलिंग से। ऐसे बहुत फैक्टर्स होते हैं जिससे वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक। तीसरी है आपका इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। जैसे हमने यहाँ पर ब्रांड की बात करी थी, हमने यहाँ पर ब्रांड की बात करी थी, तो कस्टमर्स के पास हमेशा क्या होते हैं, ऑप्शंस रहते हैं। कस्टमर्स के पास हमेशा ऑप्शंस रहते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपके प्रोडक्ट का ब्रांड अच्छा है, अगर आपके प्रोडक्ट का ब्रांड अच्छा है तो क्या होगा, आप इजीली अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। जैसे अब कस्टमर जब जाता है मार्केट में तो उसके पास कई ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, उसके पास कई ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। तो उनमें से वो आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को क्यों परचेज करें, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को क्यों परचेज करें। ठीक। तो इसके लिए क्या है, अगर आपका ब्रांड रेनोन है उसकी वो तभी होगा जब आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर रखा होगा। ठीक। तो अगर आपका रेनोन ब्रांड है तो वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। ठीक। इसके बाद जो सर्विस और वारंटी की बात है, जब उसको कंज्यूम करता है, ये मोस्टली जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जो आपके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उसमें ये ज़्यादा अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो ज़्यादा समय तक चलते हैं। एक होते हैं आपके ड्यूरेबल गुड्स, एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, और ड्यूरेबल गुड्स जिनको आप काफ़ी समय तक कंज्यूम करते रहते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, कूलर, बेड, फर्नीचर, ये आपके सारे के सारे ड्यूरेबल गुड्स हैं। तो इन ड्यूरेबल गुड्स में आपको सर्विसेज और वारंटी की ज़रूरत पड़ती है आपको। जैसे अब मान लीजिए आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदने के बाद क्या हुआ कि आपको अब कभी अगर प्रॉब्लम होती है तो अब या तो आप पूरा रेफ्रिजरेटर उठा करके दुकानदार के पास भागेंगे या कंपनी के जो सर्विस सेंटर होता है वहाँ पर जाएंगे। तो कंपनी इसके लिए क्या करती है कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सर्विसेज। और ऐसा नहीं होता कि वो आपको लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए फिर आपको उसमें कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं, आपको खर्च करना पड़ेगा। तो क्या होगा, कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसको बोलते हैं हम लोग वारंटी। ठीक है। या अगर कुछ ऐसी भी कंपनी होती हैं जो आपको क्या कहती हैं कि हो सकता है कि अगर आपका प्रोडक्ट टाइम टेन्योर के अंदर है तो हो सकता है वो रिप्लेस कर दें और या तो फिर उसको रिपेयर कर दें। तो ये आपकी सर्विस और वारंटी है कि जब आप प्रोडक्ट को परचेज करके उसका यूज करने लगते हैं तब भी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं। इससे क्या होता है, जिस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा अच्छी होती है कस्टमर्स उसके ज़्यादा होते हैं। बहुत से हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर क्या होते, कंपनीज ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि एक बार केवल आपने प्रोडक्ट उनका खरीद लिया तो वो अपना फिर उसके बाद आपको नहीं पूछते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो केवल आफ्टर सेल सर्विस के दम पर ही चलती, ठीक है ना। तो
एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जो ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ऑडी वगैरह की है, मर्सिडीज वगैरह है, तो इनके जो सर्विस सेंटर होते हैं, ये जो इनकी सर्विसेज होती हैं बहुत फास्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि लग्जरी और प्रीशियस गुड्स होते हैं, तो इससे जो कस्टमर्स होते हैं वो हाई इनकम ग्रुप वाले होते हैं, तो उनको वो जो सर्विसेज या वारंटी मिलती है उसमें बहुत जल्दी उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो ये क्या है, इसी वजह से वो इस तरह के प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। ठीक, तो आप भी जब कभी अगर प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो यही देखते हैं कि उसमें आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे फीचर्स हैं कि नहीं है, ब्रांड है कि नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट तो आपकी हो लेकिन उसका आप नाम ना जानते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट यू डोंट नो द नेम ऑफ दैट कंपनी बट ऑल द फीचर्स आर अवेलेबल और इंक्लूडेड दैट प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू परचेज। ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो लेकिन अगर ब्रांड नेम है तो आपको फिर क्या रहता है, उस पर ट्रस्ट नहीं रहता। ब्रांड नेम ट्रस्ट से होता है, तो आपको उस पर ट्रस्ट करते हैं तभी आप उस प्रोडक्ट को लेते हैं। तो ये है आपका क्या, प्रोडक्ट फीचर मार्केटिंग इसमें, प्रोडक्ट। अब बात करते हैं दूसरा, प्राइस। प्राइस में क्या है, प्राइस है आपका लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंसेस, क्रेडिट टर्म्स और पेमेंट पीरियड। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको एक अमाउंट पे करना होता है, उसके लिए आपको एक अमाउंट पे करना होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनियों की प्राइसिंग स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। किसी की कॉस्ट बेस्ड होती है, किसी की कॉम्पिटिटिव बेस्ड होती है, किसी की आपके प्रॉफिट के बेस पर होती है। तो ऐसे बहुत सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, किसी की प्राइस स्कीमिंग प्राइस स्ट्रेटजी, किसी की पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये सब प्रोडक्ट फेस के अलग अलग टाइम टेन्योर के दौरान कॉस्ट के बेस पर, उनके एक्सपेंसेस के बेस पर, कंपटीशन के बेस पर ऐसे बहुत ढेर सारे प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो वो क्या करते हैं, उसमें एमआरपी आपने लगभग सभी प्रोडक्ट्स में देखे हुए। एमआरपी का मतलब है आपकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है ना। अगर देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी से ज़्यादा नहीं मिल सकता। जैसे इस समय आप अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें वो जो उसका एमआरपी है उससे ज़्यादा कम ये वो 1 या 2 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। मोस्टली कई जगह ऐसा चल रहा है वो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कस्टमर उसके कभी बहस नहीं करता और वो लोग उसको उतना पे कर देते हैं जितना वो मांगता है। रियलिटी में वो है कि जो वो एमआरपी है उसमें जब आप दुकानदार से कहते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पैसा क्यों होता है, बोलता है कि हम बिजली खर्च कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, इस वजह से। इवन उसमें जो वो प्रोडक्ट है उसको ठंडा करने की भी कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है, उसमें कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है। इस वजह से लोग उसको पूछते नहीं हैं और जबरदस्ती को लेते हैं, उसमें वो कॉस्ट थी। आप एक चीज बताइए, ठंडे का मतलब तो ठंडा ही होता है ना, उसको गर्म थोड़े ना बेचेगा वो। तो एमआरपी से ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। अगर आपको कोई भी दुकानदार ये कहता है, आप बहस कर सकते हैं। बस सीधी सी बात है कि हम लोग उसमें किसी भी चीज़ की डिबेट नहीं करते हैं, हम लोग डिबेट नहीं करते। तो लिस्ट प्राइस वो होता है जो कि उस प्रोडक्ट में लिस्टेड होता है, मतलब कि जो उसमें लिखा होता है वो प्राइस आपका उस प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस है। ठीक, इसके बाद आपको हो सकता है कुछ प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट पर मिलते हैं। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं या कभी उसमें शोरूम में जाते हैं, तो आपको अगर उसमें जो लिस्ट प्राइस है तो उसमें पता चला कि 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट। ठीक है ना। इस तरह से कई डिस्काउंट चलते हैं, 50%, 80%, और डिस्काउंट के ऊपर भी डिस्काउंट चलते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें आपको 20% प्लस 30% इस तरह से मिला करके वो 50% कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, वो डिस्काउंट का, वो डिस्काउंट का अलग होता है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे उसका कोई प्राइस 100 रुपये है तो उसमें अगर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको वो 80 रुपीज़ में मिल जाएगा, वो 80 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। यह हो सकता है आपको अलाउंसेस भी मिल जाए, अलाउंसेस भी आपको मिल जाए। अब देखिए, जैसे एक तो हो गया आपको कोल्ड ड्रिंक वाला, मैंने अभी एग्जांपल बताया कि जिसमें आपको जो शॉपकीपर है, जो मार्केटर है, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डिस्काउंट पर डिस्काउंट के साथ अलाउंसेस भी मिलते हैं किसी किसी उसमें। अलाउंसेस का मतलब है कि आपको उसमें कुछ गिफ्ट टाइप के मिल जाते हैं।
जैसे एक प्रोडक्ट लीजिए, एक के साथ फ्री। आपने कभी देखा होगा कि ऑयल लेने जाओ तो उसके साथ शैम्पू फ्री, या कोई आप कोई टूथपेस्ट लेने जाओ तो उसके बाद टूथब्रश फ्री। ये क्या है, आपके अलाउंसेस जो गिफ्ट हैं कुछ ऐसे मिल जाते हैं। तो ये प्राइसिंग की स्ट्रेटजी होती है। ये प्राइसिंग की स्ट्रेटजी होती है कि आपको अपने प्रोडक्ट की कीमत किस तरह से रखनी है। और याद रखिए कि कोई भी चीज़ कभी भी मार्केटर आपको अगर अलाउंसेस या डिस्काउंट या उसमें दे रहा है, तो कभी भी आप सोचते हैं कि ये कम में मिल रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। उसमें वो उसकी सारी कॉस्ट को इंक्लूड कर लेता है, उसकी कॉस्ट को इंक्लूड कर लेता है। आप याद रखिए, एक चीज एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि मान लीजिए कभी आप एक टूथपेस्ट लेने गए, आप एक टूथपेस्ट लेने गए और उसकी कीमत आपको मान लीजिए 50 रुपीज़ है। ठीक, आपने उसको कुछ दिन इस्तेमाल किया 50 रुपीज़ वाले टूथपेस्ट का, फिर अगली बार जब आप लेने जाते हैं तो उसी 50 रुपीज़ में वो टूथपेस्ट प्लस एक आपको टूथब्रश भी दे देता है फ्री में, उसमें कंपनी का ऑफर। या उसी प्राइस पे आपको कहता है कि 10% एक्स्ट्रा या 15% एक्स्ट्रा करके वो दे देता है। ठीक, तो इस ऐसा नहीं होता कि वो उसमें आपको उसी कॉस्ट पर आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, रियलिटी ऐसे ही नहीं होती है। उसकी कॉस्ट उससे काफ़ी कम होती है। वो मार्केटर, उसको पता होता है कि इसमें कितनी कॉस्ट लगी है और उसको सेल करने के लिए मुझे क्या करना है। आप इसका एक थोड़ा तरीका दूसरा एग्जांपल से इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर उसमें उसने कुछ ऑफर लगा दिए, डिस्काउंट या अलाउंसेस या गिफ्ट उसमें लगा दिए, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ यूनिट की सेल उसमें बढ़ जाती है। जो नंबर ऑफ यूनिट की सेल है वो उसमें बढ़ जाती है। तो हम इस बात में पहले भी जानते हैं कि जितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगी उतना ही प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को ज़्यादा रख करके आप सोचें कि हम उसको प्रॉफिट ज़्यादा कमा लेते हैं और आपकी यूनिट कम सेल होती हैं, तो इससे अच्छा है कि अगर आपका प्रोडक्ट एक नॉर्मल प्राइस पर हो और नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बिकती हैं तो उसमें प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए नंबर ऑफ यूनिट्स को, जो सोल्ड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए ये डिस्काउंट और अलाउंसेस रखे जाते हैं। क्योंकि जैसे ही जितनी जल्दी आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा उतनी ही आपकी कॉस्ट जल्दी रिकवर हो जाएगी। अगर जितने दिन आपका प्रोडक्ट रखा रहेगा तो उसमें और कॉस्ट इनकर्ड होती है, उसमें कॉस्ट और लगती है। ठीक है ना, तो आपको जल्दी भी निकल जाता है और नंबर ऑफ यूनिट भी एक्स्ट्रा सेल होती है, तो आपको प्रॉफिट जो मार्केटर है वो ज़्यादा मिल जाता है। तो इसी वजह से ये डिस्काउंट और अलाउंसेस आपकी प्राइसिंग में ऐड किए जाते हैं। साथ ही इसके बाद जो क्रेडिट टर्म्स है, हो सकता है क्रेडिट टर्म्स आपको, मतलब कि जो ईएमआई वाला सिस्टम है, कुछ कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हो सकता है कि कस्टमर की परचेजिंग पावर उतनी ना हो। मतलब कि अब मान लीजिए कि आपको 20,000 का मोबाइल खरीदना है, अब आपके पास इकट्ठे पैसे नहीं है, तो जो मार्केटर होते हैं वो आपको क्या करते हैं, क्रेडिट टर्म्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट टर्म में वो आपको एक टाइम टेन्योर देते हैं कि इस टाइम टेन्योर के अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे दीजिए। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक्स्ट्रा प्राइस थोड़ी सी देनी पड़ती है। कुछ तो होते हैं कि जो उसी कॉस्ट पर होते हैं, जिसको बोलते हैं जीरो कॉस्ट ईएमआई। जीरो कॉस्ट ईएमआई, तो एक्चुअली में वो भी जीरो कॉस्ट होता नहीं है। अगर आपका कोई वैसा मार्केटर है तो कुछ हो सकता है इक्का दुक्का दे दें, लेकिन मोस्टली उसमें भी उसके कुछ इंटरेस्ट चार्जेस जुड़े होते हैं। अब मान लीजिए 20,000 का आपने एक प्रोडक्ट लिया क्रेडिट पर, आपने 20,000 का एक प्रोडक्ट लिया क्रेडिट पर। अब आपने उसका 2 साल का उसका टेन्योर लिया कि हम इसको 2 साल में इसका जो पूरा बिल है पे कर देंगे, और 1,000 रुपीज़ पर मंथ का। तो 2 साल में आपके 24,000 होंगे, 2 साल में 24,000 होंगे। इस तरह से देखिएगा कि जब भी कभी आप कोई प्रोडक्ट क्रेडिट पर लेते हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट कभी क्रेडिट पर लेते हैं, तो इस तरह से नहीं होता कि जिस कीमत पर वो कैश में दे रहा होगा। मतलब कि मान लीजिए कि 20,000 का प्रोडक्ट है और 20,000 अभी आप कैश करके दे रहे हैं अभी, और आप उससे कहते हैं कि नहीं मैं अब इसको जो है इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा 2 साल में, तो 2 साल में वो क्या है, वो ये कहेगा कि ठीक है आप 1,000 रुपीज़ पर मंथ आप मुझे दे दीजिए। तो वो 20,000 नहीं है, उससे 20,000 से प्लस ही होगा। वो कम में नहीं होता है या उसके बराबर भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में वो जो आपका कैश प्राइस है उससे एक्स्ट्रा होता है। जो क्रेडिट होता है वो पेमेंट पीरियड उसका इस तरह से बनाया जाता है ताकि उसका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ी है, आपके
जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, वो आगे आएगा शायद मेरे ख्याल से, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, क्योंकि जो 20,000 अभी उसको मिल रहा है, 2 साल बाद उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो सकता है। तो वो जो है रिस्क को इनकर्ड करके एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। तो ठीक है ना, जैसे आप कोई घर परचेज करते हैं या आपने रेफ्रिजरेटर या कोई कार वगैरह परचेज की हैं, तो इस तरह की कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो आपको किसमें इंस्टॉलमेंट पर मिलते हैं, क्रेडिट पर। आपको आप कुछ डाउन पेमेंट दे देते हैं और फिर उसके बाद कुछ टाइम पीरियड आप उसमें डिसाइड कर देते हैं कि हम इतने समय बाद इसका पूरा बिल पे कर देंगे, और मंथली या क्वार्टरली या 15 डेज में, आप जैसा भी आप उसका इंस्टॉलमेंट बनवाना चाहें वो आप उसको बनवा सकते हैं, और उस टाइम पीरियड में, पेमेंट पीरियड में आप उसका पूरा बाकी का पेमेंट कर देते हैं। तो फिर ये प्राइसेस जो उसमें प्राइस लिस्ट होती है उससे थोड़ा अलग हो जाती है। तो इसको भी मार्केटर जो है कंसीडर करते हैं, और ये आपकी प्राइसिंग में आता है कि अगर आपका प्रोडक्ट अभी सेल हो रहा है तो हम कस्टमर को फैसिलिटी दें। तो ऐसे में कस्टमर को भी ये हो जाता है कि उसके पास अभी पूरा हार्ड कैश नहीं है तो उसको बाद में दे देगा, और मार्केटर का भी है कि जो उसकी पर्टिकुलर प्राइस है उससे एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है। तो ये आपका प्राइस से रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन का मतलब है एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी। आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा रहे हैं या लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, ठीक। तो और एक चीज और होती है, आप अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, देखिए, प्रमोशन का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए और अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं और पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है आप आइदर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब तो सोशल, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, टेलीविजन में आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, ये सारे टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो, ये सब आपके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जहां पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, कस्टमर्स को, इंडिविजुअल्स को बता सकते हैं और इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। इसी के साथ आप सेल्समैन लगा करके जो पर्सनल सेलिंग होती है आप वो भी कर सकते हैं। अपने सेल्समैन को डोर टू डोर आप भेजते हैं, आपके पास आपने देखा होगा कि कई सेल्समैन आपके पास आते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिसीजन को कि आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पर्सनल सेलिंग। सेल्स प्रमोशन, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं। कैसे, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि न्यूज पेपर में शैम्पू का कोई या ऑयल का कोई एक पाउच ला करके आता है, उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लीजिए आपके घर में न्यूज पेपर आता है, तो उसमें उसमें क्या होता है कि जो सेल्स का शैम्पू का पाउच होता है वो उसमें लगा देते हैं, और फिर आप उसको एक बार जब कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करने के बाद उसमें देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है, फिर आप हो सकता है कि फिर आप उसको परचेज करें, आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका सेल्स प्रमोशन है। ऐसे ही हो सकता है कि आप अपने सेल्स की और बढ़ाने के लिए एक प्रोडक्ट के साथ में कुछ दूसरा प्रोडक्ट फ्री में देना चाहें, या आप उसको फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप फ्री में कुछ सैंपल लोगों को दे सकते हैं ताकि कंज्यूम करें और देखें। जैसे इसका एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो जियो है, जियो ने प्रीवियसली अपने सिम को, जो उसका सिम कार्ड नेटवर्क फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था। फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर उसने कुछ दिनों तक उनको फ्री में दिया, इसके बाद फिर उसके चार्जेस उसने चार्ज करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, सेल्स प्रमोशन। पहले उसने फ्री में दिया, उसके बाद फिर उसके चार्जेस लेना उसने शुरू कर दिया। इसके बाद पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में आप क्या है, अपने प्रोडक्ट की आपको पब्लिसिटी करनी होती है, और पब्लिसिटी करने के लिए आप या तो जैसे बहुत से नुक्कड़ नाटक टाइप के, या कोई एक्टिविटी या इवेंट, जैसे आपने देखा होगा ना पब्लिसिटी के गाड़ी में कुछ ऐसे ट्रक वगैरह में या ऐसे कुछ व्हीकल्स होते हैं जिसमें अपने प्रोडक्ट को लेकर के ऊपर निकलते हैं, रोड शो कैंपेन जिसको बोलते हैं, आप जो है कैंपेन करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। तो आपने देखा होगा कि कैनोपी लगा करके बहुत से लोग वहां पर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं और दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास आइए और ये देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है। तो जब आप वहां पर जाते हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपने देखा होगा जैसे इस समय जो मोटरसाइकिल हैं, स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, और भी प्रोडक्ट हैं जो कॉस्मेटिक्स में है, इसके बाद फूड के हैं, वो अपना इवन तो आपके कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में भी अपनी कैनोपी लगा करके खड़े हो जाते हैं और वहां पर अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं।
माइक से भी बोलते हैं, अपना ओरल भी बोलते हैं और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या है, पब्लिसिटी, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर सकते हैं और लोगों को अपने बारे में बताते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल वो करता है। तो ये है आपका प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट का कैसे, ठीक है ना। तो प्रमोशन में आपको क्या है, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी देनी है और अपने प्रोडक्ट की सेल भी आपको इंक्रीज करनी है, ठीक। अब है प्लेस की। तो प्लेस में आपका जो आउटलेट मतलब कि शॉप, साथ ही चैनल, साथ ही कवरेज, ट्रांसपोर्टेशन और स्टॉक लेवल। आउटलेट का मतलब है कि आपकी शॉप कहाँ पर है या रिटेल स्टोर कहाँ पर है, वहां से कस्टमर को इजीली अवेलेबल है या नहीं। याद रखिएगा, मार्केट क्यों बनाई जाती है, मार्केट इसीलिए बनाई जाती है ताकि जो प्रोडक्ट है कस्टमर को इजीली मिल सके, ठीक है ना। अब आपने कई बार देखा होगा कि जहां पर पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की मार्केट होती है तो वहां पर सारे प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाते हैं। जैसे वेजिटेबल मार्केट आपने देखा होगा, सब्जी मंडी, वहां पर क्या होता है कि आपको 99% लगभग लगभग सभी सब्जियां वेजिटेबल्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन अब यही चीज अगर कभी इंडिविजुअल दुकान पर जाए तो हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट की कई चीजें आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। तो जो आउटलेट होता है, जो आउटलेट या रिटेल स्टोर होता है, वहां पर आपका किस तरह का किस जगह पर है ये एक मायने रखता है। मान लीजिए अगर आप जो रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ मार्केट है, उससे बहुत दूर है, तब भी कस्टमर आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, इस बात के लिए आपको देखना पड़ता है। तो आपका आउटलेट ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां से इंडिविजुअल या कस्टमर आपके पास आए और इजीली प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो आउटलेट इसीलिए बहुत से लोग क्या होता है, आप देखेंगे कि मार्केट में जो शॉप्स होती हैं उनका रेंट महंगा होता है, रेंट दूर कहीं लेते हैं तो वो नहीं होता है। तो आउटलेट हम लोग ऐसी जगह पर खोलना प्रेफर करते हैं या रिटेल स्टोर या शॉप जहां पर भी हमको इजीली कस्टमर्स मिल जाए और कस्टमर्स को इजीली प्रोडक्ट मिल जाए। अगर चैनल्स की बात करें तो चैनल आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो होते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है तो फैक्ट्री से कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, फैक्ट्री से कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। तो इसके कई मीडियम होते हैं, या तो फैक्ट्री से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच जाए, ठीक, या फिर फैक्ट्री से जो उसके होलसेलर हैं वो ले और होलसेलर से सीधा कस्टमर तक पहुंच जाए, या फिर फैक्ट्री से होलसेलर के पास पहुंचे, होलसेलर से डीलर तक पहुंचे और डीलर के पास से फिर कस्टमर तक पहुंच जाए, इस तरह से भी हो सकता है। या फिर फैक्ट्री से होलसेलर, होलसेलर से फिर डीलर, डीलर से फिर रिटेल स्टोर और रिटेल स्टोर से फिर कस्टमर तक पहुंच जाए। तो ये आपके ऐसे कई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जैसे आपने अभी एक आउटलेट का नाम सुना होगा, एक है चलता है फैक्ट्री आउटलेट, फैक्ट्री आउटलेट। तो उनका कहना है कि उनके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट फैक्ट्री से ही सीधा वहां पर आ जाते हैं, फैक्ट्री आउटलेट, ठीक है ना। तो उनको मानना है कि जैसे उसमें कई प्रोडक्ट आपको मिलते हैं फैक्ट्री आउटलेट में और वो आपको सस्ते पड़ते हैं। अब ये तो आप लोग जाएंगे तभी पता चलेगा कि वो सस्ते हैं या महंगे, एक वो। तो ये क्या है कि जितने बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब कि ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियम्स हैं, तो जितने मीडियम्स आते जाएंगे उतनी ही उसकी कॉस्ट इनकर्ड होती जाए, बढ़ती जाती है, उसमें कॉस्ट ऐड होती जाएगी। तो जब कॉस्ट ऐड होगी तो आपकी उसके प्राइसेस भी महंगे हो जाएंगे। तो आपने इसीलिए देखा होगा जो फैक्ट्री आउटलेट है वो तो ये कहता है कि जब हम सीधा फैक्ट्री से माल प्रोडक्ट ला रहे हैं तो हमारे यहाँ इसमें उतनी कॉस्ट नहीं लगती, तो हमारे प्रोडक्ट आपको सस्ते मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये चैनल्स हैं, चैनल्स इनको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कि आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपके कस्टमर्स तक कैसे पहुंच रहा है, आपका प्रोडक्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है, किस चैनल के मीडियम से। तो ये क्या है, प्रोडक्ट को प्रोडक्शन यूनिट से कस्टमर तक पहुंचाने का मीडियम वो आपके कहलाते हैं चैनल्स। और वो चैनल्स ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं जो कि मैंने अभी बताए हैं, ठीक। इसके बाद कवरेज, जो आपका मार्केट आप कितनी कवर कर रहे हैं, जैसे कोई एक जियोग्राफिकल एरिया आप कितना कवर कर रहे हैं। अब अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कानपुर में है तो आपका कितना मार्केट कवरेज है, मार्केट कवरेज का मतलब कि कानपुर में आपका कितना मार्केट शेयर कितनी जगह जाता है,
कानपुर के अलावा क्या आप लखनऊ, आगरा, फरुखाबाद, कन्नौज इस तरह से भी क्या आप करते हैं? या हो सकता है कि क्या पूरे यूपी में आपका मार्केट कवरेज है? जैसे अब यहाँ पर आरएसपीएल का एग्जाम्पल लेते हैं। आरएसपीएल, रोहित सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका घड़ी साबुन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो पहले आपने देखा होगा कि इसका मार्केट कवरेज केवल कानपुर में था। कानपुर के बाद इसने यूपी के रूरल एरियाज में अपना मार्केट कवरेज बढ़ाया। रूरल एरियाज के बाद इसने अर्बन एरियाज में यूपी के अपना कवरेज बढ़ाया। अर्बन एरियाज के बाद धीरे जिसने अपना ऑल ओवर इंडिया में मार्केट कवरेज कर लिया। तो ये क्या है? उसका मार्केट। तो इस समय आप देखें तो पहले रिन वगैरह बहुत चलता था, अब इस समय घड़ी जो है बहुत ज्यादा चल रहा है आपका। घड़ी नंबर 1 डिटर्जेंट, ठीक है ना। तो ये है आपका मार्केट कवरेज, आपने कितना जियोग्राफिकल मार्केट या एरिया अपना कवर कर रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर या मार्केट तक पहुंचाते हैं। आप अपने जो प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर्स या मार्केट तक पहुंचाते हैं उसका, और कितनी जल्दी पहुंचाते हैं, कितनी जल्दी पहुंचाते हैं। अब पता चला कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है और अपने डिमांड प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, तो फिर कस्टमर दूसरे ब्रांड की तरफ या दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है जो उसके सब्स्टिट्यूट होंगे या जो उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे। तो आप अपनी कितनी जल्दी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ में ही आपको जो स्टॉक लेवल है, जो आपका स्टॉक लेवल है, स्टॉक लेवल का मतलब है कि आपने अपनी इन्वेंट्री को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है। अब पता चला कि प्रोडक्ट की आपकी डिमांड आ रही है और आपके पास प्रोडक्ट की अभी मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं है, तो फिर आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करेंगे? तो हमेशा आपके स्टॉक में इतना प्रोडक्ट रहना चाहिए कि अगर कभी सडनली रिक्वायरमेंट आ जाए तो वो, और हाँ, अब इस तरह से भी नहीं होना चाहिए कि इतना एक्स्ट्रा भर करके रख लें कि वो आपका प्रोडक्ट वेस्टेज हो जाए, आपका प्रोडक्ट वेस्टेज हो जाए और उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाए। तो आपको एक स्टॉक लेवल मेंटेन रखना पड़ता है, जिसमें से कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारी कभी सडनली रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसको फिलफिल कर सकें और हमें उसकी कॉस्ट जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी हमारी ज़्यादा ना हो। तो ये क्या है आपका प्लेस। तो आपने देखा होगा, देखा यहाँ पर कि कोई भी प्रोडक्ट के लिए ये 4 चीज़ें बेस हैं। किसी भी मार्केटिंग मैनेजर के लिए ये 4 चीजें बेस हैं अगर उसको अपना मार्केट शेयर और कस्टमर्स को बनाना है तो। कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। तो यहाँ पर एक बेस बना हुआ है, यहाँ पर एक ईट बनी हुई है जिसमें ये 4 चीजें बनी हुई हैं। कोहेसिव जिसको बोलते हैं कोहेसिव मार्केटिंग प्रोग्राम। अब जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो ये सिलेक्ट करता है कि उसको कौन सा मार्केटिंग प्रोग्राम उसको सिलेक्ट करना है। तो ये आपके कहलाते हैं मार्केटिंग मिक्स। अभी चूंकि ये मार्केटिंग मिक्स है, हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, हम ये पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट, गुड्स। यही जब हम इसको सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, हम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें ये यहाँ पर ये है आपका 4 पीस, यहाँ पर ये आपका है 4 पीस, ठीक है ना। मार्केटिंग मिक्स में आते हैं 4 पीस, ये याद रखिएगा। एक मार्केटिंग मिक्स होता है और एक होता है प्रोडक्ट मिक्स, एक होता है प्रोडक्ट। इन दोनों में आप डिफरेंस रखिए। प्रोडक्ट मिक्स अलग होता है, उसमें प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह आती है। प्रोडक्ट मिक्स और मार्केटिंग मिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, कभी मिक्स मत कीजिएगा इसको, ठीक। तो आपके ये 4 पीस में आएंगे जो कंट्रोलेबल होते हैं और इससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव या डेवलप कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका यहाँ तक मार्केटिंग मिक्स। अब अगर यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। साथ में ही सभी लोग अपना नाम मैसेज बॉक्स पर लिख दीजिए। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो अपना नाम लिख दें, और जिन लोगों ने लिख दिया है अगर उनकी कोई क्वेरी हो तो रुके। और क्लास ओवर हो गई है। इसके बाद 10 मिनट बाद आपकी जो CLSP है उसकी क्लास चालू होगी। तो नाम लिख दीजिए और इसके बाद इस क्लास को जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं, जिनकी क्वेरी हो वो लोग रुक सकते हैं। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन योर नेम हियर। सभी लोग अपना नाम जरूर लिख दें। अपना नाम देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं किसी का नाम ना लिखा हो। अनुज, उज्जवल, आदित्य, कल्पना, डॉली,
वर्तिका, शिवांगी, श्यामजी, रितिका, नंदिनी, सहज, दिव्यांशु, स्वाति, राशि, शिवांगी, मुस्कान, प्रशांत, हर्ष, सान्या, अन्वेषा, आनिका, प्रिया, शान्या, यशनी, आदित्य, यशी। अब इसके अलावा अगर कोई हो तो वो अपना नाम लिख दे प्लीज। इसके अलावा किसी का नाम नहीं लिया गया है तो वो अपना लिख दें। उज्जवल का नाम नहीं लिखा, उज्जवल अपना नाम लिख दीजिए आप। उज्जवल, थैंक यू।